वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग 11th साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 1.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड अदर एंड देयर मेजरमेंट, हम ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए पहले पैराग्राफ में क्या बोला है। मैटर के दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर वो सब्सटेंस को कहते हैं जिसका कोई मास हो और वो जगह ऑक्यूपाई करता हो, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, अब फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो याद रखिए फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, यानी कि उसका टेम्परेचर, उसका ओडर, उसका फिर कलर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ आता है फिज़िकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि वो कौन से दूसरे सब्सटेंस से क्या रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, ये सब कुछ जो आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। इसे ही हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है इन इंग्लिश इट इज़ बीन रिटन ओवर हियर, यहाँ पर वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, फिज़िकल properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition। ठीक है, बिना केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब किए हुए या चेंज किए हुए फिज़िकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि कलर। अगर आप किसी मैटर का कलर देख रहे हो तो इससे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो याद रखिए कि हर मैटर एलिमेंट से बना है, तो उसका एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा पानी का एलिमेंट क्या है या पानी का कंपोजिशन क्या है, H2O, ये पानी का कंपोजिशन है। तो ये बोल रहा है कि अगर सपोज़ करो एग्जांपल ले लो पानी, अगर मैं पानी का कलर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो क्या उससे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका अगर मैं खुशबू ले रहा हूँ यानी ओडर, यानी ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि कितने टेम्परेचर पर कोई कंपाउंड मेल्ट होता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप सपोज़ करो बर्फ़, यानी कि जो आइस होता है, बर्फ़ को आप फ्रीज़र से बाहर निकालो। ठीक है, फ्रीज़र में -डिग्री होता है इसीलिए वो बर्फ़ बन जाता है पानी, लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे रूम टेम्परेचर पर ये बन जाता है पानी। इन शॉर्ट आई मीन टू से कि आइस जो है मेल्ट होता है या मेल्ट होना शुरू होता है एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं कि जिस पॉइंट पर कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू होती है। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो याद रखो अगर बर्फ़ मेल्ट होकर पानी बनता है तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। याद रखिए कि आइस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या केमिकल कंपोजिशन है वो भी H2O है, पानी का भी H2O है। और पानी को ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी अगर हम लोगों ने उसको यानी कि बॉईल कर दिए तो भी जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स का भी केमिकल कंपोजिशन रहेगा H2O। तो याद रखो कि फ़िज़िकल चेंज के वजह से या फिज़िकल प्रॉपर्टी के वजह से केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, यानी कि समझ लो कि कितने कॉम्पैक्टली उसके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अरेंज्ड है। डेंसिटी वर्ड का मतलब होता है गर्दी, कि कितनी ज़्यादा गर्दी है। डेंस पॉपुलेशन यानी कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वैसा होता है डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंडर आता है। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर इसने समझाया है कि केमिकल प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज़ वेयर सब्सटेंसेस undergo a chemical change and thereby exhibit change in the chemical composition। यानी कि केमिकल चेंज में ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि एक केमिकल दूसरे से रिएक्ट होता है। सपोज़ करो मिसाल के तौर पर कि जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स विथ HCl, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा,
NaCl बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज। तो क्या हो जा रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाता है कि इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, और जो नया प्रोडक्ट बना उसकी अलग अपनी एक अलग प्रॉपर्टी बन जाती है। सोडियम क्लोराइड एक नमक है, टेबल सॉल्ट, इसकी प्रॉपर्टी अलग है ये, लेकिन सोडियम क्लोराइड किससे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसकी प्रॉपर्टी अलग, उसका कलर अलग, उसका ओडर अलग, सब कुछ अलग था, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, जब कभी भी केमिकल कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का चेंज होता है या किसी भी केमिकल का चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोल जब बर्न होता है, कोल मतलब कोयला, ठीक है, जब बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स द कार्बन प्रेजेंट इन द कोल इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद बोल रहा है कि मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन द एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम वायर है, इसका फोटो ऊपर बताया है ये वाला, ठीक है, तो मैग्नीशियम वायर को जब हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या हो जा रहा है कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि भाई जब किसी भी केमिकल को दूसरे केमिकल से रिएक्ट करवाएंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डेफिनेटली चेंज हो जाती है, क्योंकि ऑल टुगेदर वो दूसरा कोई नया सब्सटेंस बन जाता है एंड एवरी अदर सब्सटेंस हैव देयर डिफरेंट ओन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं टू 1.3.1 और ये टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अब हम शुरू करते हैं 1.3.1 मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब देखिए इसके अंदर ये लिखा है पहली लाइन में, मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। पहले इस लाइन में जो लिखा है उसको समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अगले ही पेज पर इसको दिया गया है या एक्सप्लेन किया गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, ये सब कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में काउंट होता है। इसके आगे लिखा है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब होता है काउंटेबल, एनीथिंग विच इज़ काउंटेबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव इन नेचर का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, ठीक है, जिसे गिना जा सके या जिसे मेजर किया जा सके। इसके बाद आगे लिखा है व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड। ठीक है, जब हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं हम उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं। पहली बात तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है लेवल ऑफ क्वालिटी, लेवल ऑफ क्वालिटी। मिसाल के तौर पे आप अभी आपकी सोसाइटी में रहते हो तो आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाकर रखे होंगे कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं टीचर हूँ, फिर आप लोगों की मदद करते हैं, आप वेरी मच हेल्पफुल है, तो ये आपका स्टैंडर्ड है। समझ में आया, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो याद रखिए यानी कि लेवल ऑफ क्वालिटी को स्टैंडर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर जो लाइन दिया है कि व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड, इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो या तोल रहे हो तो आप उसे किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि जब हम कोई वेजिटेबल लेते हैं तब दुकानदार तराजू में एक साइड में लोखंड का बट्टा रखता है और तराजू के दूसरे साइड वो वेजिटेबल रखता है जिसे तोलना है। तो ऐसा करके दुकानदार क्या कर रहा है, वो वेजिटेबल को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहा है। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम किलोग्राम कहते हैं। किलोग्राम वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। किलो का मतलब होता है 1000 और ग्राम का मतलब होता है स्मॉल वेट।
किलो का मतलब होता है 1000 और ग्राम का मतलब होता है स्मॉल वेट। तो किलोग्राम से कंपेयर करने पर हमें ये पता चलता है कि हम 1000 ग्राम में से हम कितना ग्राम ले रहे हैं। क्या हम 100 ग्राम ले रहे हैं या 250 ग्राम ले रहे हैं या 500 ग्राम ले रहे हैं। जो भी हम ले रहे हैं उसे हम 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। तो याद रखो ये लाइन जो दिया गया है सेकंड यानी कि लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या है, वो है किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसा ही जब आप कोई दूसरी चीज़ लेते हो, जैसे कि आप कपड़ा ख़रीदने गए तो वहाँ पर वो आपको मीटर से देगा, तो मीटर वहाँ पर स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी कि आपकी यूनिट एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और लास्ट लाइन में लिखा है द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। अभी ये लाइन को ज़रा समझते हैं। रिप्रोड्यूसिबल, देखिए हर एक वर्ड का 2 से 3 अलग अलग मीनिंग होता है। आपको अप्रोप्रिएटली वो मीनिंग उठाना है जो आपके सिचुएशन के मुताबिक सही हो। रिप्रोड्यूसिबल वर्ड को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो एज अ कन्वर्जन। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है यहाँ पर कन्वर्जन। ठीक है, इसका मतलब होता है कन्वर्जन, ये याद रखिए। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि मिसाल के तौर पे कोई इंसान बहुत हैवी चीज़ ले रहा है तो वो किलो में लेगा, यानी कि 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो। लेकिन किसी को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको चाहिए 200 ग्राम, 100 ग्राम। तो याद रखिए आपका जो किलोग्राम है वो यानी कि कन्वर्ज होना चाहिए, यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ग्राम। तो आप ग्राम में उसको तोलोगे, 100 ग्राम, 50 ग्राम, आप उसको ग्राम में तोलोगे। लेकिन अगर हम सोने जैसी चीज़ लेने जाते हैं, चांदी जैसी चीज़ लेने जाते हैं, तो हम उसको ग्राम में भी नहीं लेते, किलो तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए आपको मिलीग्राम होता है। समझ में आया? तो 1 kg इज इक्वल टू 1 लाख मिलीग्राम। तो ये क्या हो रहा है, आप कन्वर्स कर रहे हो, यानी कि उसको कन्वर्जन कर रहे हो उसका। समझ में आया? हायर या हाईएस्ट लेवल को लोवेस्ट पे लेकर जा रहे हो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपका जो स्टैंडर्ड होगा उसको आप रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। एंड अनचेंजिंग, अनचेंजिंग मतलब क्या, डेफिनेटली जो चीज़ आप ले रहे हो वज़न से वो किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर आप कपड़ा लेने जा रहे हो वो मीटर में ही होना चाहिए। अगर आप लिक्विड लेने जा रहे हो तो वो लीटर में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अनचेंजेबल है। आप खाने की चीज़ें मतलब कि जैसे कि सेब वगैरह, ये आप लीटर में नहीं ले सकते क्योंकि वो मेजर होगा ही नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये अनचेंजेबल यानी अनचेंजिंग या अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये नया पेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया इस पहले पैराग्राफ में मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज मास, यानी कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया कि मास, लेंथ, एरिया वगैरह, ये ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, ETC। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ये देखिए, दे आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर। क्वान्टिटेटिव नेचर मतलब क्या, ये सारी चीज़ें जो ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टाइम, ये सब क्या है, ये क्वान्टिटेटिव मतलब क्या, दे आर एक्चुअली मेजरेबल, जिसे गिना जा सके। इसके बाद आगे बोल रहा है एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय नंबर। अभी देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करते वक्त 2 चीज़ लिखकर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि उस क्वांटिटी का नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो उसका स्पेसिफिक यूनिट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के एंड में एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ बोल रहा है लेंथ ऑफ अ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ अगर आप नाप रहे हो तो वो मीटर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 10 जो है ये नंबर है और m जो है स्मॉल m इज़ डिनोटिंग द मीटर। और ये मीटर क्या है, इट इज़ अ यूनिट इन विच द लेंथ इज़ मेजर्ड। तो ये पैराग्राफ से हमको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है ये, द स्टैंडर्ड्स आर chosen arbitrarily with some universally accepted criteria।
और उसको डार्क बोल्ड में फिर अच्छे से लिखा है, द आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। आर्बिटरीली वर्ड को अंडरलाइन करके लिख दीजिए रैंडमली, यानी कि रैंडमली डिसाइड किया गया है और यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया गया है, ऐसे स्टैंडर्ड्स को यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ जस्ट बिफोर द टेबल, उसके ऊपर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि दे आर शोइंग कि देयर वर सेवरल सिस्टम्स, ठीक है, जिसके अंदर यूनिट को एक्सप्रेस किया जा सकता था। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, CGS, FPS, MKS। इसका फुल फॉर्म क्या है? CGS जो है इसमें होता है सेंटीमीटर, जो लेंथ को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्राम जो है वो मास को यानी कि मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और S फॉर सेकेंड, सेकेंड जो है टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऐसा फ्रेंच में यानी कि फ्रांस में ऐसा होता था। ठीक है, इसके बाद FPS, जिसके अंदर फुट जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पॉन्ड जो है वो मास को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड जो है ये टाइम को मेजर करने के लिए। इसके बाद MKS सिस्टम, इसके मुताबिक मीटर्स यूज़ होता है लेंथ के लिए, देन किलोग्राम यूज़ होता है मास के लिए, और सेकंड्स यूज़ होता है टाइम के लिए। लेकिन हर कोई, अगर हर एक कंट्री अपना एक मेजर या यूनिट अलग अलग बना दिए, तो इंटरनेशनली जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग इट वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि कोई पौंड में बात करेगा तो कोई मास में बात करेगा तो हमको नहीं चलेगा, कोई सेंटीमीटर में बात करेगा, कोई फुट में बात करेगा, कोई मीटर में बात करेगा, देयर विल बी अ ह्यूज कन्फ्यूजन। इसीलिए टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, इन ईयर 1960 एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ रिलेटेड टू वेट एंड मेजर, और यहाँ पर जो है सब लोगों ने फाइनली डिसाइड किए कि वी मस्ट फॉलो एनी वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और इसे नाम दे दिया गया है SI यूनिट। SI यूनिट मतलब क्या? देखो यहाँ पर डार्क बोल्ड में दिया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सारे कंट्री यानी कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को इसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आजकल हम जो यूज़ करते हैं वो है SI यूनिट, और सही बोलो तो SI यूनिट इज़ नथिंग बट MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ को मीटर से नापा जाता है, और यानी कि मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से। तो ये हो जाता है SI यूनिट से रिलेटेड। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फ्रांस के एक मैट्रिक सिस्टम को माना जाता था पहले। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोर कन्वीनियंट था, क्योंकि वो डेसिमल्स में भी जो है उसको हम लोग लिख सकते थे। मगर बाद में सब लोगों ने 1960 के बाद से SI यूनिट को फॉलो करना शुरू किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जस्ट बिफोर द टेबल के ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है कि SI यूनिट या SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट या बेस यूनिट, और इन लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़, साइंटिफिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो इन लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं। देखिए, फंडामेंटल वर्ड आया है फाउंडेशन से। फाउंडेशन मतलब क्या? बिगिनिंग। तो फंडामेंटल यूनिट वर्ड को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा, ठीक है, ये दोनों को सबसे पहला इंसान माना जाता है जो इस दुनिया में आए थे। वो किसी से पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को फंडामेंटल ह्यूमन कहा जा सकता है। ठीक है, और उनके बाद जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के ज़रिए से पैदा हुए, या हम ये कह सकते हैं कि ये बाकी सारे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से डिराइव हुए हैं। इसलिए
इसलिए हर इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के बाद डिराइव हुआ है उन्हें डिराइव ह्यूमन कहा जा सकता है। वैसे ही साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए हैं जो किसी और यूनिट से डिराइव नहीं हुए हैं, और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से बाकी सारे यूनिट्स डिराइव हुए हैं। तो ऐसे यूनिट्स को जो 7 फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुए हैं उन्हें डिराइव यूनिट कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, ठीक है, जस्ट टेबल के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ETC, ये सारे जो है फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। अब देखते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को जो इस टेबल में दिए हुए हैं। ये है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और ये उनके नाम है, ठीक है। ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, और इन फंडामेंटल यूनिट्स को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया हूँ। होप सो कि आपको वो निमोनिक्स इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को याद रखने के लिए हेल्प करेंगे। आपका जो निमोनिक्स होगा वो ये होगा: तेल मत ले, TEL, तेल, MAT मत, ले यानी कि L, ठीक है, LE ले, ठीक है, तेल मत ले। T stands for time, E stands for electric current, L stands for length, M stands for mass, A stands for amount of substance, again T stands for thermodynamic temperature, and last L stands for luminous intensity। तो ये थे निमोनिक्स जो आपको ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को बाय हार्ट करने में हेल्प करेंगे। अब इस टेबल को समझते हैं। ये टेबल में 4 बॉक्सेस दिया है, आप देख सकते हो कि 4 बॉक्सेस दिया है। इसमें जो है पहले बॉक्स में बेस फिज़िकल क्वांटिटी है जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, बाजू में उनकी सिंबल्स है, ठीक है, और फिर उनका SI यूनिट है, और लास्ट में जो है सिंबल दिया हुआ है SI यूनिट का। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ का सिंबल है स्मॉल l, और इनका SI यूनिट का नाम है मीटर, और मीटर का सिंबल है स्मॉल m। मास का सिंबल है स्मॉल m, इसका यूनिट है किलोग्राम, SI यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम का यूनिट है kg। SI यूनिट का जो सिंबल है वो है kg, ठीक है, स्मॉल k स्मॉल g। इसके बाद टाइम जो है इसका सिंबल है स्मॉल t, इसका SI यूनिट है सेकंड, और सेकंड का सिंबल है s। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल I, इसका SI यूनिट है एम्पियर, और इसका जो सिंबल है SI यूनिट का सिंबल वो है कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल है T, कैपिटल T, इसका SI यूनिट है केल्विन, और इसका जो सिंबल है कैपिटल K है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल है स्मॉल n, इसका SI यूनिट है MOLE, मोल, और इसका यूनिट का जो सिंबल है वो है MOL, मोल। एंड द लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है कैपिटल I लेकिन स्मॉल v नीचे लिखा हुआ है। SI यूनिट कैंडेला है, और कैंडेला का जो सिंबल है वो है स्मॉल c एंड स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1.3.1 जो है ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1.3.2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय